शुरू करते हैं। आज क्लास लेंगे हॉस्पिटल प्रैक्टिस का और एग्जामिनेशन ऑफ सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर इसकी बात करें तो कई ऐसे फिजियोलॉजिकल साइंस हैं फिजियोलॉजिकल साइंस फिजिकल साइंस एंड देन ओवर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन। ये तीन डिफरेंट डिफरेंट बात को लेकर चलता है। फिजियोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंस और स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस। जैसे हर इन्वेस्टिगेशन में पहला हम लोग करते हैं इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब हो गया निरीक्षण, बाहरी उसकी फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पर नजर रखने के लिए पहला इंस्पेक्शन के द्वारा हम बहुत कुछ जानकारी ले सकते हैं कि इंजरी किस तरह का है, कहाँ पे है और क्या क्या इसका लॉस्ट इस इंजरी में हो चुका है। तो पहला जो बात देखना होता है अपीयरेंस देखना होता है। अपीयरेंस में आपके पास जब वो आ रहा है पेशेंट, जब आपके सामने आ रहा है या आप उसके पास हॉस्पिटल बेड पे जा रहे हैं तो और सर से पांव तक उसका चेकअप करना है ऐसे ही। और या आपके क्लिनिक में आ रहा है तो जैसे ही एंट्री लेता है गेट से अंदर आता है और आपके पास बैठता है, इस बीच में क्या क्या उसका चेंजिंग होता है, क्या एटीट्यूड रहता है, इस सारे को बहुत माइंडफुली देखना है। सबसे पहले वो देखना है उसका एटीट्यूड। अपीयरेंस में अगर देखेंगे तो एटीट्यूड देखेंगे। एटीट्यूड में पोस्चर, उसका क्या एटीट्यूड है आने का और उसमें पोस्चर क्या अडॉप्ट कर रखा है। पोस्चर से नॉर्मल पोस्चर है या स्टूप पोस्चर है मतलब आगे झुका हुआ है, या एटाक्सिक पोस्चर है, एटाक्सिक गेट जो चलने का पैटर्न है वो गेट एटाक्सिक है। तो ये बहुत माइन्यूटली उसके एटीट्यूड एंड पोस्चर पर ध्यान रखना है। उसमें नेक्स्ट गेट। गेट मीन्स पैटर्न ऑफ वॉकिंग। गेट का मतलब है पैटर्न ऑफ वॉकिंग। पैटर्न ऑफ वॉकिंग मैंने उसका चलने का क्या तरीका है उस पर हमको बहुत नजर रखना है और उसको मेंशन करना है कि ढंग से वो चल रहा है, उसको मेंशन करना है। खासकर सफलिंग गेट, सरकमडक्टरी गेट, सीजरिंग गेट, एटाक्सिक गेट, एथनिक वाइड। गेट में सफलिंग गेट पार्किंसन पढ़ा रहे थे मेडिसिन में तो बता चुके हैं कि शॉर्ट स्ट्रिप से और बहुत तेजी से चलना आगे की ओर। सफलिंग गेट, सर्कमडक्टरी गेट का मतलब पैर में वीकनेस है तो चलते समय ऐसे ऐसे जमीन को रगड़ते हुए जैसे चल रहा है तो एक पर तो क्लियर ही उठा, दूसरा पैर को ऐसे करके जमीन में रगड़ते हुए ऐसे जमीन में रगड़ते हुए पैरालिसिस के केसेस हम देखते हैं। तो उस गेट को हम सर्कमडक्टरी गेट कहते हैं। सीजरिंग गेट करते हैं कि चलते समय दोनों पैर हमारा अलग अलग ऐसे 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 चलता है ना, लेकिन उसको चलते समय एक पैर इधर रखेगा
फिर दूसरा पैर इधर रखेगा, फिर एक पैर इधर रखेगा, फिर एक पैर इधर रखेगा। तो दैट गेट इज कॉल्ड सीजरिंग। लेकिन चलते समय ही उसका एक पाँव दूसरे को पार करते हुए आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा, तो लगेगा कि काटने जैसा, जैसे कुछ चीज वो काट रहा है। तो दैट गेट इज कॉल्ड सीजरिंग गेट। उसके बाद आता है एटाक्सिक। एटाक्सिक गेट मैंने नशा में जिस ढंग से लोग चलता है, पैर हाथ का कोई सही डायरेक्शन नहीं होता, उसको एटाक्सिक गेट बोलते हैं। और एथेटॉइड गेट बोलते हैं कि एड़ी को, दोनों एड़ी को ऊपर कर लिया, फिर आगे फोरफुट। फोरफुट का मतलब पंजा, पैर का पंजा पर दोनों हाथ को फैला कर, ऐसे उंगली दोनों तरफ फैला लेगा और पंजा पर बैलेंस बना बना के चलेगा। दैट इज कॉल्ड एथेटॉइड गेट। तो गेट पर उसको बहुत माइन्यूटली नजर रखना कि गेट का उसका क्या कंडीशंस है। उसके बाद ओरिएंटेशंस और डिसओरिएंटेड, ये दोनों को भी देखना है। ओरिएंटेड एंड डिसओरिएंटेड। ओरिएंटेड का मतलब कि अवेयरनेस ऑफ इन्वायरमेंट, आपके पास बैठा हुआ है या बिछा बेड पर आप गए हैं हॉस्पिटल बेड पे, तो एकदम से नॉर्मल है, उसको कपड़ा का ज्ञान है, आपसे आई कांटेक्ट कर पा रहा है, आपसे बात कर पा रहा है, और बात वही कर रहा है जितना आप पूछ रहे हैं उसका जवाब दे रहा है, या फिर वो आप क्वेश्चंस आस्क कर रहा है, उसका आप आंसर दे रहे हैं तो उसका रिस्पॉन्ड दे रहा है। तो दैट इज कॉल्ड ओरिएंटेड। मतलब इन्वायरमेंट के साथ वो बिल्कुल अटैच है नॉर्मली। डिसओरिएंटेड का मतलब है कि आपके साथ इन्वायरमेंटली अटैच वो नहीं है, बैठा हुआ है और आप बात कर रहे हैं, वो वहां पर पेपर वेट उठा के, पेंसिल उठा के जब से वो खेल रहा है, आपकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है। आप बात कर रहे हैं, पेपर पड़ा हुआ है, पेपर को ऐसे उलट पुलट के देख रहा है, ये उसमें कुछ लिख रहा है, अवेयर नहीं है इन्वायरमेंट के, किस इन्वायरमेंट में है और क्या अटैचमेंट होना चाहिए अगर सामने वाले से, ये उसको नहीं मालूम है। ऐसा बिहेव अगर कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड डिसओरिएंटेड। तो ओरिएंटेशन, डिसओरिएंटेशन पर ध्यान देना है। उसके बाद बिहेवियरल। चेंज। बिहेवियरल चेंज में यूफोरिक है, डिस्फोरिक है, डिप्रेस है, एग्रेसिव है। ये सब बातें आप बात कर रहे हैं, वो बात करने से ही पता चलेगा, या जो साथ में अटेंडेंट है वो बता देंगे कि बहुत एग्रेसिव है, मारने मारने को उतारू हो जाते हैं, एब्यूजिंग, गाली बकना शुरू कर देते हैं। इस ढंग का वो बात, वो एग्रेशन के बारे में बताएंगे। एग्रेसिव है। डिप्रेस। डिप्रेशन का मतलब आप साथ में है, न खाने का होश है, न सोने का होश है, इन्वायरमेंट से कनेक्ट नहीं है, एकांत, एकदम बिल्कुल सॉलिटरी, अलग रहना चाहता है। यूफोरिक। यूफोरिक का मतलब कि ओवर एक्टिविटी, या बोलते हैं ना कि ओवर एक्टिंग करना, तो ओवर एक्ट में है जितना उसका लिमिटेशंस है, उससे कहीं ऊपर का वो बात कर रहा है, उससे ज्यादा कॉन्फिडेंशियल बात कर रहा है, तो दे आर कॉल्ड यूफोरिक। उसको ऐसे समझ लेते हैं कि पॉकेट में अगर 1,000 रुपया उसकी इनकम मंथली 20,000 रुपया है, और वो बात कर रहा है कि हम आने वाले टाइम में एक प्लेन खरीदेंगे और ऐसे ऐसे ग्राउंड बनाएंगे, वहां पे रखेंगे, हेलीपैड बनाए, तो ये इस ढंग का बात कर रहे हैं ना, दे आर यूफोरिक। इसको भी ध्यान में रखना है। एंड डिस्फोरिक। डिस्फोरिक में जो उसकी है रियल, उसकी लिमिटेशंस है, उससे बहुत नीचे की बात कर रहा है, हम क्या कर सकते हैं, हमसे कैसे होगा, हम में कैपेसिटी नहीं है, हमारा ये इनकम नहीं है। तो इस ढंग की बात करें ना, तो दे आर डिस्फोरिक। कि अगर ओवर एक्टिंग में है तो यूफोरिक, अगर बिलो एक्टिंग में है तो डिस्फोरिक। तो ये बात करते के समय ये चारों बिहेव को आपको नोट करना है। यूफोरिक है, डिस्फोरिक है, डिप्रेस्ड है, या फिर एग्रेसिव मूड में है।
उसके फिजिकल एग्जामिनेशन में आता है। रिफ्लेक्सेस टेस्ट करते हैं। रिफ्लेक्सेस एक शॉक के केस में है या अनकॉन्शियसली देते हैं। और कॉन्शियस स्टेट में है तब कॉर्नियल रिफ्लेक्स, अदरवाइज टेंडन रिफ्लेक्स, एंकल क्लोनस एंड पैपिनिस्की साइंस। एक एक करके इन सबको चेक कर लेते हैं। अगर शॉक के स्टेज में है या अनकॉन्शियस कोमा के स्टेज में है तो इसको कॉर्नियल रिफ्लेक्स टेस्ट करेंगे, ये सब नहीं मिलेगा उसमें, ये तीनों लॉस रह जाएगा। अगर कॉन्शियस स्टेज में है तब टेंडन रिफ्लेक्स, एंकल क्लोनस एंड बैबिनिस्की साइंस, ये इतना साइंस को हम लोग टेस्ट करते हैं। क्या क्या करते हैं इसमें एक एक करके बात बता देते हैं। कॉर्नियल रिफ्लेक्स में ये आई हो गया, ये कॉर्निया हो गया, ये प्यूपिल हो गया। इसको सबसे पहले देखते हैं कि जो ये डेविएट करता है कि नहीं, इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, या प्यूपिल नीचे चल जा रहा है, या कॉर्निया ऊपर चला जा रहा है आपके अपर आईलिड को हटाने के बाद। इसको पहले मैन्युटरी देखना है कि किस दिशा में ये डेविएट कर जा रहा है। नॉर्मली ये सामने क्यों रहेगा, बिल्कुल एकदम फ्रंट साइड, एकदम बिल्कुल सामने रहता है ये, लेकिन ये डेविएशन से इधर चला गया, इस तरफ चला गया, नीचे चला गया या ऊपर चला गया, इसको देखना है। ज्यादातर अनकॉन्शियस स्टेट में ये ऊपर की ओर अपवार्ड डायरेक्शन में प्यूपिल्स में ऊपर चला जाएगा, पूरा कॉर्निया को लेकर ऊपर चला जाएगा, इसको नजर रखना है। अब इसमें दो गलतफहमी हो सकता है, एक हिस्टीरिया का कंडीशन हो सकता है और एक रियल कोमा हो सकता है। हिस्टीरिया के केस में भी कॉमा का, एक्चुअली में कॉमा होता नहीं है, कॉमा का नाटक किया जाता है, तो दोनों को बहुत इजीली डिफरेंशिएट कर लेता है। इसमें जो हिस्टीरिया के केसेस में जाएंगे तो ये निश्चित रूप से अपवार्ड एकदम फोर्सफुली अपने, जैसे ही आप ऊपर करेंगे अपर आईलिड, ये पूरा का पूरा बॉल को, आई बॉल को आप ऊपर की दिशा में लेके चल जाएगा, पूरा ये साफ सादा आपको दिखाई देने लगेगा। जबकि रियल कॉमा में रहेंगे तो ये पूरा अपवार्ड डायरेक्शन में नहीं जा जाएगा, या हो सकता है कि ये डाउनवर्ड में चल जाए, हो सकता है कि इधर डेविएट कर जाए या इधर डेविएट कर जाए, तो ये इस ढंग का डेविएशन इसमें देखने को मिलेगा, जबकि इसमें हिस्टीरिया के केसेस में कंप्लीटली ऊपर जाएगा। सेकंड, आप टॉर्च ले लेते हैं और टॉर्च लेकर उस पर लाइट को वहां पे एकदम सीधे डायरेक्ट करके रे को वहां पे भेजते हैं। तो जैसे ही देंगे ना तो हिस्टेरिक कंडीशंस में देखेंगे पूरी आई बॉल को अपवार्ड डायरेक्शन में रोटेट कर लिया, लगेगा कि बहुत जबरदस्ती ऊपर की ओर आंख किए हुए कि आंख पे लाइट ना पड़े, और उस समय अपर आईलिड में थोड़ा सा उसमें देखेंगे कंपन, ऐसे ऐसे करके उसमें कंपन आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि रियल कोमा में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप लाइट मारेंगे तो ये जहां है वहीं रहेगा, न दाहिने बाएं, मतलब कि मीडियल, लेटरल या अपवर्ड या डाउनवर्ड ऐसा कोई डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। अगर ये सामने है तो जैसे ही आप ये कॉर्निया है, ये प्यूपिल है, आप इस पे लाइट डायरेक्ट करके दे रहे हैं, तो प्यूपिल्स को जैसे ही लाइट देते हैं ना तो ये धीरे 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 करके ये कॉन्स्ट्रिक्ट सिकुड़ना शुरू हो जाता है, छोटा, इसका साइज छोटा होना शुरू हो जाता है, ये छोटा हो जाएगा। ठीक है,
इसका मतलब है नॉर्मल है, ये हिस्टेरिक का कंडीशन हो सकता है। लेकिन जैसे रियल कॉमा में रहेंगे ना तो उसमें उसका कोई रिस्पॉन्ड नहीं होगा। जितना बड़ा ये पिपल का साइज था ये उतना ही बड़ा रह जाएगा, ये रिफ्लेक्सेस वहां पे लॉस्ट रहेंगे। लाइट सेंसिटिव रिफ्लेक्स जो पिपल्स जैसी है लाइट में जाएंगे तो धीरे धीरे करके ये सिकुड़ना शुरू हो जाएगी, कम से कम लाइट रेटिना तक जाए, ये एटीट्यूड वहां पे लॉस्ट रहेगा। जबकि हिस्ट्री के कंडीशन में सीधे ऐसे करके सिकोड़ लेगा। इसके बाद आता है टेंडन रिफ्लेक्स। ये 5 रिफ्लेक्सेस को हम लोग टेस्ट कर लेते हैं रिफ्लेक्स हैमर से। रिफ्लेक्स हैमर आप लोग जान रहे हैं, वो हथौड़ा के जैसा जो होता है। इससे इस पॉइंटेड से कॉर्नर जो बना हुआ ना इसी से ही रबर का बना होता है, ये मेटल का होता है, स्टील का होता है। इस पॉइंटेड साइड से हम टेंडन टेंडन में बोल रहा है फर्स्ट बाइसेप बाइसेप्स जर्क। बाइसेप जर्क का मतलब है ये एल्बो जॉइंट हो गया। एल्बो जॉइंट में ये जो टेंडन है यहाँ पर सामने वाला जो टेंडन है, हमारा हाथ कड़ा करके देखेंगे तो ये एकदम कड़ा दिखाई देगा, ये हमारा बाइसेप्स जर्क है। ये बाइसेप्स एल्बो को फ्लेक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक एल्बो के पीछे चले जाते हैं बैक साइड में, तो ये जो टेंडन है एकदम कड़ा सा पीछे में, ये जो टेंडन है ये हमारा ट्राइसेप जर्क है, यहाँ पे एकदम पीछे वाला। तो बाइसेप ट्राइसेप ब्रैकियोरेडियलिस ठीक रिस्ट है, तो रिस्ट को सेमी प्रॉन पहले पूरा हमको सेमी प्रॉन में लेंगे। सेमी प्रॉन लाने के बाद ये जो यहाँ पे टेंडन है कड़ा सा, ये हमारा ब्रैकियोरेडियलिस है। उसे नी जर्क ठीक पटेला के नीचे, और एंकल जर्क की बात करें तो एंकल जर्क के एड़ी के ठीक पीछे में आएंगे, मोटा रस्सी जैसा टेंडो एंक्लिस टेंडन है, वो उस जगह पे रिफ्लेक्स हैमर से चोट करता है। वो भी डायरेक्ट चोट करने के बजाय अपर एक्सट्रीमिटी में, मतलब बाइसेप्स ट्राइसेप्स या ब्रैकियोरेडियलिस में, उस जगह पे हम अपना एक अंगूठा को रख देते हैं। ऐसे एक अंगूठा को रख दिए टेंडन पे, और पेशेंट को बात में फंसा लेना है, क्या करते हो, क्या नाम है, कहाँ से आए हो, ऐसा करके, और उसके अपने अंगूठा पर ये मारना है रिफ्लेक्स हैमर से। अब इसमें मारने के बाद देखता है कि ये झटका देगा। ये झटका बहुत जबरदस्त झटका है, झटका नहीं नहीं है, एकदम बिल्कुल नहीं के बराबर है, यह झटका कॉमन है। तो ये 3 डिफ्रेंशिएशन को हम लोग देखते हैं, पांचों में वही करते हैं। तो बाइसेप जर्क में अगर फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं तो इसमें देखना है एग्जैजरेटेड वर्क बढ़ा हुआ है, डिमिनिश और एब्सेंट, या तो एकदम नहीं के बराबर है, या खत्म हो चुका है, जर्क नहीं दे रहा है, दिखाई दे रहा है, ऑफिसर नॉर्मल। ये 3 स्टेज को यहाँ पे डाटा में लिख देते हैं। नॉर्मल रहता है तो एक एरो ऊपर और एक एरो नीचे, अगर डिमिनिश्ड है तो दोनों एरो नीचे, अगर एग्जैजरेटेड है तो दोनों एरो का डायरेक्शन ऊपर की ओर होगा। ये इसको मेंशन कर देते हैं। तो एग्जैजरेटेड बाइसेप जर्क है तो ये ऊपर की ओर कर दिए, ये सब भी बढ़ा हुआ मिला तो सबका डायरेक्शन ऊपर हो जाएगा।
अगर वो डिमिनिश है उल्टा कर देंगे। तीसरा कंडीशन से नॉर्मल है, जैसे हम अब हैं तो इसमें नॉर्मल होगा, नॉर्मल होगा तो इसमें नॉर्मल लिखेंगे, नॉर्मल नहीं लिख के एरो से इंडिकेट करना होता है, ऐसे ऐसे। हो गया बाइसेप जर्क, ट्राइसेप जर्क, ब्रैकियोलेटरल जर्क, नी जर्क, एंकल जर्क। ये चार्ट ही आता है हॉस्पिटल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में, चार्ट आता है। चार्ट नहीं है तो आपको कागज पे ऐसा बना के उसमें टेस्ट करना है, टेस्ट करके लिख देना है। उसके बाद आता है एंकल क्लोनस। पेशेंट को चित्ते सुला लेना है। ये उसका पैर हो गया, ये उसका हील हो गया, एडी हो गया। यहाँ पे कुछ रोल्स तकिया मोड़ के या टॉवल मोड़ के लगा देंगे ताकि ये बिछावन बेड बेड से ये इसका एंकल टच न रहे। इस पोस्चर में पहले लेकर चले आएंगे और यहाँ लाने के बाद इस जगह पे हाथ से झटका देंगे और झटका देने के बाद ऐसे इस ढंग से झटका देने के बाद ऐसे करके पकड़ के रखेंगे। तो जब तक आप पकड़ के रखें ना, पूरा पाँव ऐसे 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 जर्क करता रहेगा कंटिन्यू, जब तक आप छोड़ेंगे नहीं तब तक करता रहेगा। जब आप छोड़ देंगे बस वो ठीक हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं एंकल क्लोनस। तो एंकल क्लोनस को आपको देख लेना है, मेंशन कर लेना है। एंकल क्लोनस अगर झटका दे रहा है पॉजिटिव, नहीं दे रहा है तो नेगेटिव। थर्ड आता है बेवनिस्की साइंस। बेवनिस्की साइंस में वंस अगेन इसके पैर हुआ, ये सोल ऑफ द फुट हो गया। तो रिफ्लेक्स हैमर को खोलेंगे तो उसके पीछे में जैसे ही खोलेंगे ना, पॉइंटेड एकदम बिल्कुल नुकीलर आता है। उस नुकीले साइड से, या नहीं है नुकीलर तो चाबी भी ले लेते हैं, चाबी से इसको यहाँ से ऐसे करके स्क्रैच करके पैर के अंगूठा तक पहुंचा जाता है। धीरे 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 स्क्रैच करके ये अंगूठा तक पहुंचते हैं। तो अंगूठा तक पहुंचेंगे ना तो इसमें दो डिफरेंट कंडीशन दिखाई देगा। ये अप गोइंग या डाउन गोइंग या नॉर्मल रिस्पॉन्ड। तीन डिफरेंट कंडीशंस यहाँ पे दिखा देंगे। अप गोइंग का मतलब जैसे ही आप अंगूठा तक पहुंचेंगे बस अंगूठा को पीछे की ओर कर लेगा, दैट इज कॉल्ड अप गोइंग। जैसे ही आप अंगूठा तक पहुंचेंगे तो वो नीचे कर लेगा, तो डाउन गोइंग। नॉर्मल मतलब थोड़ा सा गुदगुदी जैसा महसूस करेगा, तो नॉर्मल। तो अप गोइंग अपर मोटर न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम है, डाउन गोइंग मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, लोअर मोटर न्यूरॉन का सिम्टम है। नॉर्मल नॉर्मल पड़ सकता है। उसके बाद सेंसेशन टेस्ट कर लेंगे। एनेस्थेसिया और एस्थेसिया, दूसरा पैरेस्थेसिया, थर्ड हाइपरेस्थेसिया। थ्री डिफरेंट तरह का यहाँ पे टेस्ट करेंगे, एनेस्थेसिया या एस्थेसिया। एनेस्थेसिया या एस्थेसिया का मतलब कि लोकल जहां जहां आप टच कर रहे हैं तो ब्रिसल से टेस्ट करता है। रिफ्लेक्स हैमर भी खोलेंगे ना तो उसमें ब्रश लगा रहता है। नहीं है ब्रश कोई बात नहीं, आप पतला फर वगैरह ले लीजिए, उससे या कॉटन वूल से उसको ऐसे ऐसे करके टच, आंख बंद करा के टच करा के देखिए। तो अगर वो बिल्कुल ही पता नहीं चलता तो उस लोकल एरिया को लिख देते हैं एनेस्थेसिया या एस्थेसिया। सेंसेशन कंप्लीट लॉस्ट है। पैरेस्थेसिया का मतलब कि नॉर्मल जितना होना चाहिए उससे
सेंसेशन कम है लेकिन सेंसेशन है, दैट इज पैरेस्थेसिया। और हाइपरेस्थेसिया का मतलब कि छूते के साथ ओवर फीलिंग्स, जरूरत से ज्यादा उसको करंट जैसा महसूस हो रहा है, तो हाइपरेस्थेसिया। ये तीनों डिफ्रेंशिएशंस को आप मेंशन कर लेना। ये इतना फिजिकल साइंस है। लास्ट में एक और पावर ऑफ मसल्स, ये लास्ट टेस्ट कर लेंगे। पावर ऑफ मसल्स 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 ग्रेड। छह ग्रेड में हम मसल्स पावर को टेस्ट करते हैं। उसके शरीर में हर ज्वाइंट का टेस्ट करता है, लेकर पाँव तक का चेक करना पड़ेगा। सबका पावर अलग अलग हो सकता है। 0 ग्रेड में नो एनी कॉन्ट्रैक्शन। 1 ग्रेड में फ्लिकर कॉन्ट्रैक्शन। 2 ग्रेड में फुल ROM, फुल रेंज ऑफ मोशंस इन ग्रेविटी एलिमिनेट। एलिमिनेट। 3 ग्रेड में फुल ROM रेंज ऑफ मोशंस अगेंस्ट ग्रेविटी। 4 में फुल ROM against gravity with little resistance। 5 में full ROM against gravity with full resistance। आप तो कुछ समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? कोई जवाब नहीं दे रहे आप लोग, अभी तक पूछ नहीं रहे कुछ। कोई एक माइक्रोफोन ऑन कीजिए, बताइए समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? सिर्फ हम ऐसे ही बोल रहे हैं। हेलो अंशु, रितु, बताइए आप लोग। हेलो सर कुछ पूछ रहे हैं, बताइए। माइक्रोफोन ऑन कीजिए। आवाज आपकी कम आ रही, नहीं सुन रहे हैं? अंशु, यस सर। हाँ बताइए समझ सर कुछ पूछ रहे हैं। सर जो अभी पढ़ा रहे हैं इसे फिर से रिपीट कर दीजिए। ये पावर वाला ऑफ ना? मसल। हाँ सर। ये तो बता नहीं पाना, ये तो हम जस्ट पूछ रहे हैं कि अभी तक जो बताया वो समझे, तो समझा रहे हैं। ये ओके सर। सब पावर है ना, सबका अलग अलग करेंगे। कोई जरूरी नहीं कि एक जगह पैरालिसिस हो या वीकनेस हो। जैसे ये रिस्ट ही है, हो सकता है रिस्ट में पूरा ताकत हो, लेकिन फिंगर में जाते हैं तो फिंगर में इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर का पावर कम है। इंडेक्स फिंगर में भी 3 सेगमेंट है ना, 1 2 3 सेगमेंट है। ये प्रोक्सिमल ज्वाइंट हो गया, इंटरफेरेंजियल हो गया, डिस्टल फेरेंज ज्वाइंट हो गया। तो हो सकता है इसमें ताकत हो, इसमें ताकत ना हो, इसमें ताकत हो। तो सर से लेकर पांव तक हर जितना ज्वाइंट को हम जानते हैं, सबका अलग अलग पावर टेस्ट करते हैं। उसमें लिखते क्या है, तो इसको 5-6 ग्रेडिंग में करते हैं। 0 to 5 ग्रेडिंग में हम लोग डिवाइड किए हैं। पहला का बात करें कि नो एनी कॉन्ट्रेक्शन। जैसे कॉमनली आप हमको देख रहे हैं तो रिस्ट हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। ये रिस्ट है तो बोले रिस्ट का ये पाल्मर फ्लेक्शन मूवमेंट हो गया, रिस्ट का ये डॉर्सी फ्लेक्शन मूवमेंट हो गया, रिस्ट का ये अल्नर डिविएशन हो गया, रिस्ट का ये रेडियल डिविएशन हो गया। तो जैसे पाल्मर फ्लेक्शन मुड़ने के लिए बोलते हैं, तो जैसे ही आप बोल रहे हैं ना, तो पेशेंट तो उसमें कोई एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है, ताकत लगा रहा है लेकिन जस्ट का तस पड़ा हुआ है। तो लकवा के केसेज में देखते हैं, आप बोल रहे हैं कि इसको मुड़िए, रिस्ट को मुड़िए, और उसमें कोई रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा है, जस्ट का तस पड़ा हुआ है। दैट इज कंसिडर 0 ग्रेड। पावर लिख देंगे 0 ग्रेड।
ठीक है। सेकंड आता है कि आप बोल रहे हैं कि हाथ को मोड़िए, आपको ऐसे आप करके दिखा रहे हैं कि आपको ऐसे करना है, आप करके दिखाइए हमको, और वो कोशिश कर रहा है लेकिन मूवमेंट नहीं हो रहा, मूवमेंट नहीं, लेकिन आप देख रहे हैं कि वहां का मसल्स ये टाइट हो रहा है, ये जो मसल्स है फ्लेक्सर टेंडन है, ये वहां पर ऐसे ऐसे करके टाइट हो जा रहा है। ये देख रहे हैं कि टाइट हो रहा है लेकिन मूवमेंट में नहीं कन्वर्ट हो रहा है। ये टाइट हो रहा है ना, तो इसका मतलब फ्लिकर कॉन्ट्रेक्शन, कॉन्ट्रेक्शन का मतलब है छोटा होना। टेंडन कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से हम इसको मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन उतना ताकत इसमें नहीं है, तो दैट इज कंसिडर वन ग्रेड। फ्लिकर कॉन्ट्रेक्शन मूवमेंट नहीं होगा, सिर्फ आपको दिखाई देगा कि हाँ वहां का मसल्स कड़ा हो रहा है, या आप वहां उंगली रखेंगे तो देखें कि बोल रहे हो कि मुड़िए मुड़िए, तो ये मसल्स कड़ा होना शुरू हो गया, तो वन ग्रेड। सेकेंड आता है फुल रेंज ऑफ मोशन। रेंज ऑफ मोशन का मतलब ये ऐसे करके 90 डिग्री तक मूवमेंट होना चाहिए, ये पीछे 70 डिग्री तक मूवमेंट होना चाहिए। तो ये हर ज्वाइंट का अलग अलग है। इसकी बात करें तो ये 90 डिग्री नीचे जाएगा, लेकिन ये 20 डिग्री ऊपर जाएगा। तो हर एक ज्वाइंट का रेंज ऑफ मोशन अलग अलग है। तो जिस ज्वाइंट का टेस्ट कर रहे हैं उसमें पहला बात आता है फुल रेंज ऑफ मोशन, उसका जितना लिमिटेशन है मूवमेंट का उतना कम से कम वो कर लिया, ठीक है। इन ग्रेविटी एलिमिनेटेड पोस्चर, ग्रेविटी एलिमिनेटेड का मतलब कि ये अभी किसी के पाल्मर फ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये नीचे मेरा टेबल है, इसका मतलब उसके नीचे पृथ्वी है, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट में हम काम कर रहे हैं। तो जब इसको बोलेंगे कि ऐसे उठाइए तो नहीं उठा पाएगा, संभव नहीं है उसके लिए, कर ही नहीं पाएगा, करेगा तो थोड़ा सा मूवमेंट करके छोड़ देगा, बस इतना ही ताकत है। जबकि होना चाहिए फुल रेंज ऑफ मोशन ना, लेकिन आप हाथ को ऐसे कर देते हैं। अब पृथ्वी के दिशा में, पृथ्वी के ट्रांसवर्सली मूवमेंट कर रहा है, तो इस पोस्चर को बोलते हैं ग्रेविटी एलिमिनेटेड, मैंने ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम नहीं कर रहा है। तो जब ऐसे करने के लिए बोलते हैं तो ये फुल रेंज ऑफ मोशन तब कर ले रहा है, लेकिन जब उसको ग्रेविटी के अगेंस्ट में करने बोले तो नहीं करेगा, ऐसे करके थोड़ा करेगा, ऐसे गिरा रहेगा। तो अगर ग्रेविटी के साथ में चल के, पैरेलल चल के ये फुल रेंज ऑफ मोशन कर रहा है, तो इसको हम लोग ग्रेड 2 में, पावर 2 में रखते हैं। तीसरा आता है फुल रेंज ऑफ मोशन, फिर वही सब अगेंस्ट ग्रेविटी। अगेंस्ट ग्रेविटी का मतलब है कि अब ग्रेविटी के अगेंस्ट में भी फुल रेंज ऑफ मोशन, पूरा का पूरा मूवमेंट कर ले रहा है, जितना उसका रेंज ऑफ मोशन है उतना मूवमेंट कर ले रहा है एकदम इजिली, दैट इज 3 ग्रेड। 4 ग्रेड में बोलते हैं कि फिर वही शब्द आ जाता है फुल रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी, इतना तक तो कॉमन है। तो उसको विथ लिटिल रेसिस्टेंस, लिटिल रेसिस्टेंस जैसे ये रिस्ट है, तो फुल रेंज ऑफ मोशन तो कर ही ले रहा है, ये तो 3 ग्रेड हो ही गया। 4 ग्रेड में अब इसको हम अपना हाथ से रोक रहे हैं, थोड़ा सा रेसिस्टेंस दे रहे हैं ऐसे करके, अब उसके बाद भी ऐसे ऐसे करके कर रहा है, या फिर ऐसे है और हल्का सा 5 पाउंड का डंबल दे दिया है, बोले कि अब करके दिखाइए, तो ये ऐसे करके फुल रेंज ऑफ मोशन तक कर ले रहा है। मैंने अगेंस्ट ग्रेविटी भी कर रहा है, लेकिन लिटिल रेसिस्टेंस, ये 5 पाउंड का दे रहे हैं तो कर ले रहा है, आधा किलो का बटखारा दे दिए तो कर लिया, लेकिन यही 5 किलो का दे दिए और उसको वो करे तो वो नहीं कर पा रहा है। तो लिटिल रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस मैंने पृथ्वी के अगेंस्ट में विरोध करने वाला कोई चीज या रोक रहे हैं, मैकेनिकल्स या फिर इंस्ट्रूमेंटल, डंबल वगैरह रबर वगैरह से पकड़ के खींचवा रहा है, अगर कर ले रहा है तो 4 ग्रेड। लेकिन ज्यादा ताकत लगाएंगे तो इसमें नहीं करेगा, फिर ऐसे रह जाएगा, आप फुल फोर्स लगा लीजिए तो मूवमेंट उसमें नहीं होगा। 5 ग्रेड बोलता है कि फुल रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी, सेम सब विथ फुल रेसिस्टेंट। फुल रेसिस्टेंट का मतलब कि उसके नॉर्मल साइड में जितना ताकत है या एक पर्सन में जितना ताकत होता है उस उम्र में, उतना ताकत से आप रोक रहे हैं, उसके बाद भी ऐसे करके हाथ को ऐसे करके मोड़ ले रहा है, ये ऐसे रुके हुए हैं और उसके बाद भी ऐसे करके ये मूवमेंट कर ले रहा है, तो दैट इज कॉल्ड फुल रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी विथ फुल रेसिस्टेंस, मतलब 5 ग्रेड, इतना ही पावर होता है। नॉर्मल पर्सन जो होता है ना, ये हमारा नॉर्मल पर्सन में 5 ग्रेड पावर होता है, इतना पावर होता है। तो इसको लिख लेंगे, ग्रेडिंग कर लेंगे, हर ज्वाइंट का अलग अलग, शोल्डर जॉइंट में फ्लेक्शन एक्सटेंशन एबडक्शन एडक्शन इंटरनल रोटेशन एक्सटर्नल रोटेशन, फिर एल्बो में आएंगे तो फ्लेक्शन एक्सटेंशन, रिस्ट में आएंगे तो पाल्मर फ्लेक्शन डॉर्सिकल, ऐसे करके हर ज्वाइंट का अलग अलग चार्ट रहता है, वो मैनुअल मसल टेस्टिंग चार्ट ही रहता है, उसमें आपको भरते चले जाना। इससे पता चलेगा कि लकवा का जो इफेक्ट है, वीकनेस का इफेक्ट है, वो कहाँ पे है, किस किस ज्वाइंट्स को प्रभावित किया है, और उसको ट्रीटमेंट में हमको क्या क्या देना होगा उस ज्वाइंट के लिए। जो बढ़िया ज्वाइंट है उस पर क्यों ध्यान देंगे, जो ज्वाइंट बढ़िया नहीं है उस पर ध्यान देंगे ना।
ये इतना हमारा जो हो गया वो फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल साइंस हो गया। फिजिकल का मतलब है कि कंपेयर, फिजियोलॉजिकल मतलब एक्टिविटी से रिलेटेड। अब इसके बाद आता है हमारा स्पेशल इन्वेस्टिगेशन। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन मैंने खास नर्वस सिस्टम के डायग्नोसिस के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। कौन कौन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे उसमें आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, पहला लंबर पंक्चर टेस्ट, जिसको हम लोग एलपी टेस्ट के नाम से जानते हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड में फोर्थ फिफ्थ इंटरवर्टिब्रल स्पेस लंबर का, या फिर नहीं ज्यादा फोर्थ फिफ्थ में नीडल को डाल दिया जाता है। और नीडल डालने के बाद यहाँ से सीएसएफ ड्रॉप में होता है, उसको वाइल में हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं। तो जनरली अगर प्रेशर की बात करें सीएसएफ की, तो 110 टू 150 mm ऑफ वाटर, वाटर के अनुपात में इसका इतना प्रेशर होता है। और इस प्रेशर से 1 ड्रॉप पर सेकेंड ये सीएसएफ को सबरिकनॉइड स्पेस से बाहर करेगा। तो वाइल जैसे ही आप सीएसएफ निकाल रहे हैं तो देखना है कि ये वाइल में किस रफ्तार से आ रहा है। 1 ड्रॉप पर सेकेंड की रफ्तार से आ रहा है, मतलब उसका प्रेशर नॉर्मल है। अगर 1 ड्रॉप आने में 1 सेकेंड से ज्यादा समय ले रहा है, मतलब प्रेशर कम गया सीएसएफ का, या उसका अमाउंट वॉल्यूम कमा हुआ है। अगर बड़ी तेजी से 1 सेकेंड में 2 ड्रॉप आ जा रहा है, या 2 सेकेंड में 3 ड्रॉप आ रहा है, इसका मतलब कि बहुत हाई प्रेशर में सीएसएफ है, बड़े एक्सेसिव सिक्रेशन सीएसएफ का है। ये निकाल लेते हैं। सेकंड कंटेंट निकाल लेते हैं, लैब में इन्वेस्टिगेट करा के कंटेंट लगा के इसमें शुगर का क्या लेवल है, प्रोटीन का क्या लेवल है, इलेक्ट्रोलाइट का क्या लेवल है, उसको कोई बैक्टीरियल प्रेजेंटेशन तो नहीं है, उसको पस तो नहीं है, डेड सेल नहीं है। ये सब कलेक्शन लेके, लंबर पंक्चर कलेक्शन लेके उसको लैब में भेज दिया जाता है, पैथोलॉजिकल लैब में। वो इसका शुगर का कंटेंट इतना, प्रोटीन का कंटेंट है, ऐसा करके वो चार्ट बना के आपको जांच करके दे देगा। तो इस पता चल जाएगा कि मेनिंजाइटिस है, इंसेफेलाइटिस है, सिफिलिस है, न्यूरोसिफिलिस है। तो ऐसा कौन सा डिजीज में ये क्या चेंजिंग आएगा, ये सब सामने आना शुरू हो जाएगा। तो लंबर पंक्चर टेस्ट सबसे पहला हम लोग यूज करते हैं। सेकेंड आता है माइलियोग्राफी। माइलियोग्राफी में यही तो स्पाइनल कॉर्ड और ये ब्रेन हो गया मान लेते हैं, और ये मेनिंजियल लेयर हो गया। तो इसमें सबआर्केनॉइड स्पेस में रेडियो ओपेक सब्सटेंस, एक कॉन्ट्रास्ट मीडिया डाल देते हैं, खासकर यहाँ पे आयोडाइड टू वाइल्ड, ज्यादातर आयोडाइड वाइल्ड ही डाल देते हैं। और 2 ml टू 10 ml लंबर पंक्चर जैसे कि ना उसी सुई से इसमें डाल देते हैं। ये सर्कुलेट कर जाएगा चारों तरफ, पूरे ब्रेन स्पाइनल कोड जहां जहां सीएसएफ जा रहा है वो सब सर्कुलेट करेगा। और सर्कुलेट करेगा ना तो रेडियो ओपेक सर्कुलेशन सब्सटेंस है। इसके बाद इसका एक्सरे निकालेंगे, तो जहां जहां ये क्रॉस किया ना वहां पर ये शैडो बनाता हुआ, व्हाइटिश शैडो, जैसे बून का शैडो होता है ना, वैसे शैडो बनाता हुआ चल जाएगा। तो इस माइलियोग्राफ से पता चल जाएगा कि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का कहीं सिक्रेशन इम्पेयर्ड है, कहीं पर जाम हो गया है, कहीं पर बंद हो गया है। तो ये सब बहुत इजीली दिखाई देने लगेगा। उसके बाद आता है सेरेब्रल एंजियोग्राफी। सेरेब्रल एंजियोग्राफी में वंस अगेन
radioactive substances about 10 ml opaque substance 10 ml के approximate वेसल सेरेब्रल आर्टरी या फिर पोस्टीरियर वर्टिब्रल आर्टरी से दे देते हैं और ये सर्कुलेट कर जाता है पूरे ब्रेन में, वो सर्कुलेट कर जाएगा और सर्कुलेट करने के बाद तब उसका फोटोग्राफ निकलना शुरू करते हैं, सीरियल फोटोग्राफ निकालते हैं। तो जैसे 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 ब्रेन के जिस पोर्शंस में ये क्रॉस करेगा उस जगह को डायग्राम बनाता वो चल जाएगा। बाद में ये वेसल्स ब्रेन के किसी पोर्शन से ऐसे करके पार कर रहा है, क्योंकि नॉर्मली अगर ऐसा स्ट्रक्चर बनता जा रहा है तो सब तो ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन जिस जगह पे क्लॉटिंग मटेरियल है, यहाँ पे मान लेते कि क्लॉटिंग है ब्लड वेसल्स में, जिसकी वजह से लकवा में चला गया या हेमरेज हो गया, तो ग्राफ यहाँ तक आएगा, यहाँ पर वो ब्रेक हो जाएगा, फिर यहाँ से ये दिखाई देने लगेगा। इस जगह का डायग्राम नहीं बनेगा, सादा रह जाएगा या ब्लैकिश रह जाएगा। आपको पता चलेगा ना कि ब्रेन के इस पोर्शंस में क्लॉटिंग है या थ्रोम्बोसिस है या एम्बोलिज्म है, तो ऑपरेशन करना है तो इसी जगह ऑपरेशन करेंगे। तो सेरेब्रल एंजियोग्राफी बहुत हेल्पफुल होता है लोकलाइजेशन, खासकर वेसल्स में कोई लोकलाइजेशन है या फिर ब्रेन का पार्ट है, ब्रेन का पार्ट है और इस जगह पे हैमरेज की वजह से टिश्यू नेक्रोज है यहाँ पे, तो यहाँ पे आके जमा हो जाएगा रेडियोपेक सब्सटेंस पूरा, तो रेडियोपेक सब्सटेंस पूरा जमा हो जाएगा ना, तो यहाँ पे आपका एक्सरे में लोकलाइजेशन बता देगा कि इस जगह पे हेमेटोमा है। तो बहुत हेल्पफुल होता है डायग्नोसिस, लोकलाइजेशन डायग्नोसिस में हेल्पफुल होता है, लेकिन बहुत रिस्की है। इसको जब भी करते हैं ना तो 0.5 to 2.5% डेथ इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही हो जाता है। 100 लोगों 200 लोगों का टेस्ट में कम से कम 1 लोग मर जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 200 लोगों में 3 लोग, करीब करीब 2.5 तो नहीं होता, 2.5 आदमी तो होता नहीं है, लेकिन लगभग 3 आदमी उसमें मौत करेंगे। 100 आदमी में 3 आदमी मर जाएंगे, मैंने 200 में 5 आदमी मर जाएंगे। तो इसका मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई है इस इन्वेस्टिगेशन में। तो नाउ डे इस सबको डिस्करेज किया गया है, माइलोग्राफी या फिर सेरेब्रल एंजियोग्राफी सबको डिस्करेज कर दिया, सब अब नहीं किया जाता है। इसके जगह सीटी स्कैन या एमआरआई ले लिया है पोजीशन। अब इसको कराने के बजाय जान लेने से बढ़िया है सीटी स्कैन करा ले, उसमें जान जाने का कोई खतरा नहीं है, वो सीटी स्कैन करा लेते हैं। उसके बाद आता है सीटी स्कैन, इट मीन्स कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। ये सबसे बेस्ट है। ये स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ये ब्रेन हो गया। इसमें एक एक्सरे को पार कराया जाता है और सीरियल का मतलब एकदम लगातार कई एंगल से, सामने के एंगल से, ऑब्लिक एंगल से, इंफीरियर एंगल से, पोस्टीरियर एंगल से, सुपीरियर एंगल से, क्रॉस सेक्शन से, अंदर में एक्सरे को पास करा के क्रॉस सेक्शन, इसका इस क्रॉस से पार करा लिया जाता है। और पार कराने के बाद कंप्यूटर से रिलेटेड उस कनेक्टेड रहता है कंप्यूटर से उसका थिन प्लेट, लगातार प्लेट निकालता हुआ चला जाता है, तो इसका डिफरेंट एंगल से क्रॉस कर जाता है। जो बैरियर हो गया, जो स्कल का बैरियर हो गया ना बोन का, वहां से टकरा के लौट जाएगा ना एक्सरे, तो ये लौट के नहीं जाता है, इसका बीम इतना रहता है ना कि वो अंदर स्कल के अंदर प्रवेश कर जाता है। स्कल के अंदर प्रवेश करने के बाद डिफरेंट एंगल से, एंटीरियर एंगल्स, इंफीरियर एंगल्स, पोस्टीरियर एंगल्स, ऑब्लिक एंगल्स, क्रॉस सेक्शंस, वर्टिकल सेक्शंस, इस सब सेक्शन से वो एक्सरे पार करा जाता है और हर एक ऑर्गन का
कंप्यूटराइज्ड फोटोग्राफी प्लेट में उसको हम लोग इकट्ठा करते हुए चले जाते हैं। तो एकदम से एग्जैक्ट लोकलाइजेशन ऑफ द इंजुरी, एग्जैक्ट एंड एक्सटेंशन ऑफ इंजुरी, एक्सटेंशन में कितना ज्यादा वो फैला हुआ है, इंजुरी कितना फैला हुआ, वो सारा कुछ साफ साफ हमको दिखाई देना शुरू कर जाता है। इसमें इमेज देखेंगे तो बोन्स जो है, बोन्स का इमेज व्हाइट आएगा, आउटर लेयर बोन का स्कल का व्हाइट आ जाएगा। ईयर फील्ड कैविटी, ईयर फील्ड कैविटी की बात करें तो ये ब्लैक इमेज बनाएगा। और अदर सेल्स, खासकर ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर ऑफ ब्रेन, अगर इसकी बात करेंगे तो एकदम से ये ग्रे कलर का दिखाई देगा। सबका अलग अलग कलर भी होगा, इससे पहचानने में दिक्कत नहीं होता कि वो कौन सा पोर्शन का ये स्कैन किया हुआ है। तो अभी तो डिटेक्शन में सबसे ज्यादा इसी का इस्तेमाल किया जाता है। जितना हेमरेज है, ट्रोमेटिक है, हेमेटोमा का केसेज है, थ्रोम्बोसिस का केसेज है, तो सीटी स्कैन से वो बेस्ट डायग्नोसिस यहाँ पे कर देता है। नेक्स्ट आता है MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। सीटी स्कैन से भी एक स्टेप आगे का है ये मेरे न्यू जनरेशन में है, थोड़ा कॉस्टली है लेकिन एकदम से लोकलाइजेशन, सिविरिटी, एक्सटेंशंस, ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा इसमें। तो MRI में यहाँ पर एक्सरे या गामा रे इस्तेमाल नहीं करके यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आर जनरेटेड। एक बहुत हाई क्वालिटी का और पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इस पूरे चेम्बर, जिस चेम्बर में हम ले जाते हैं पेशेंट को, ट्रॉली रहता है, ट्रॉली में ऐसा करके ये ट्रॉली लगा हुआ है, ट्रॉली पे पेशेंट को सुला दिया गया और सुला देने के बाद ट्रॉली अपने आप इसको अंदर की ओर लेके, जितना दूर का इमेजिन कराना है उतना दूर के पोर्शन को ये अंदर की ओर लेके चला जाएगा। तो अंदर चला जाएगा और उसके बाद ऑपरेटिंग, यहाँ पर ऑपरेटिंग रूम है, इस जगह से ऑपरेटिंग रूम से इसको ऑपरेट करते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट किया जाता है, बहुत पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और ये सेंसिटिव टू कंप्यूटर्स, यहाँ पे कंप्यूटर्स उसको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद जैसे सीटी स्कैन में डिफरेंट एंगल्स निकल लेते हैं, वैसे ही डिफरेंट एंगल से यहाँ पे उसका फोटो प्लेट निकलना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो खतरनाक एक्सरे गामा रे बहुत डेंजरस बीम है, कई बार कैंसरेशन की वो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, तो उसका एक्सपोजर देने के बजाय यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो सेफ है उसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसमें ड्रॉबैक है कि अगर गलती से उसके शरीर में मेटालिक कोई चीज लगा हुआ है, जैसे रड लगा हुआ है, तार लगा हुआ है, और इसमें डाल देते तो उसकी जान भी चली जाएगी, बचने की संभावना नहीं है। तो ये सब करने के पहले पूरा पूछ किया जाता है। MRI का टाइप्स है, उसमें T1 वेटेड, T2 वेटेड, ये मुख्यतः दो ही तरह करते हैं, एक प्रोटॉन वेटेड, तीसरा दोनों का मिला हुआ है प्रोटॉन वेटेड। MRI 3 डिफरेंट टेक्निक से किया जाता है, T1 वेटेड MRI, T2 वेटेड MRI एंड प्रोटॉन वेटेड MRI। T1 वेटेड के बारे में बात करेंगे तो इसमें CSF ब्लैक फोटो में आएगा,
अदर टिश्यू की बात करेंगे तो ग्रे, अदर टिश्यू ग्रे कलर का दिखाई देगा, CSF ब्लैक, अदर टिश्यू ग्रे। अगर T2 की बात करेंगे तो इसमें CSF को उल्टा व्हाइट दिखाई देगा एंड अदर टिश्यूज ग्रे कलर का दिखाई देगा। और ये दोनों T1 एंड T2 का बीच का स्टेज, दोनों का मिला जुला रूप दिखाई देगा, तो वो प्रोटॉन वेटेड एमआरआई। तो देखना होता है कि कौन सा पोर्शन का करना है और उसमें T1 उपयोगी रहेगा या T2 यूजफुल रहेगा या फिर प्रोटॉन वेटेड रहेगा, वो डॉक्टर डिसाइड कर लेता है। उसके बाद एक आता है ECT। इसी में ECT का मतलब इमिशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी। बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है, ये CT स्कैन जैसा ही है। CT स्कैन में हम एक्सरे का इस्तेमाल करते हैं और ECT में हम लोग गामा रे का इस्तेमाल करेंगे। गामा में डबल एम होता है, गामा रे। इमिशन कंप्यूटर टोमोग्राफी एकदम सेम टू सेम सिचुएशन, लेकिन यहाँ पे रेडियो न्यूक्लाइड्स आइसोटॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, और गामा रे का इस्तेमाल करते हैं। तो गामा रे बीम्स फिर वही डिफरेंट डिफरेंट एंगल से दिया जाता है, उसका कंप्यूटराइज फोटोग्राफिक प्लेट निकाल जाता है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। ग्राफी, इसका दूसरा नाम है न्यूरोफिजियोलॉजी टेस्ट। इसमें प्लेट वगैरह नहीं निकालते हैं, इसमें आउटर साइड स्काल्प में इलेक्ट्रोड लगा देते हैं डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर, और ये इलेक्ट्रोड ग्राफिक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ग्राफिक सिस्टम से ये जुड़ा हो रहता है। अब इसमें करंट सप्लाई किया जाता है इस इलेक्ट्रोड को, और गैल्वेनोमीटर को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है। गैल्वेनोमीटर बैटरी से रिचार्ज रहता है। आपका ब्रेन जब भी कोई फंक्शन करता है ना, तो उस समय ये न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स का सिक्रेशन करता है, तो इलेक्ट्रोलाइट चेंज होता है। इलेक्ट्रोलाइट माने इलेक्ट्रिकल्स इंपल्सेस, यहाँ से वहां ये ट्रैवल करते हुए चले जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जो है ना, इसी इंपल्सेस का ट्रैवल करना, उसका वो रिपोर्ट ग्राफ के रूप में तैयार कर लेता है। ये डायग्नोस्टिक पर्पज से इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा नहीं है, ये इस पर्पज से इंपॉर्टेंट है कि जैसे एपिलेप्सी हो गया, सीजर्स हो गया, इस सब केसेज में इसका फंक्शनल एक्टिविटी क्या है। न्यूरॉन सेल्स इंपल्सेस जो जनरेट कर रहे हैं, नॉर्मल इंपल्सेस है कि जरूरत से ज्यादा इंपल्सेस जनरेट कर रही है या कि कम इंपल्सेस जनरेट कर रहे हैं। तो फिजियोलॉजी, न्यूरोफिजियोलॉजी मतलब फंक्शंस है, न्यूरॉन सेल्स के फंक्शंस को यहाँ पे ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। और सबसे लास्ट में बायोप्सी, बेसिक कलेक्शन ऑफ फ्लूइड या टिश्यू
और इसको हिस्टोपैथोलॉजिकल लैब में भेज दिया जाता है। ये खासकर डिजेनरेटिव चेंजेज, डिजेनरेट करके खास कौन सा बीमारी बताएं, मार्सेनिया ग्रेविस हो गया, उसके बाद हो गया मायोपैथी हो गया, ये सब डिजीज, पार्किंसंस डिजीज ये हो गया। उसके बाद ट्यूमर चेंज, यानी न्यूप्लास्टिक चेंजिंग है, कोई कैंसरेशन का वहाँ स्टेज है, तो वहां से फ्लूइड को, सीएसएफ को कलेक्ट कर लिया जाता है या टिश्यूज को कलेक्ट कर लिया जाता है और कलेक्ट करके जांच में देते हैं, तो बायोप्सी टेस्ट हिस्टोपैथोलॉजिकल में वो प्रूव कर देता है, तो वहाँ इस तरह का चेंजिंग है। इतना सारा इन्वेस्टिगेशन हम लोग न्यूरो में करते हैं। अब 2 मिनट करें दीजिए, फिर इसको हम दिखा देते हैं।
देखिए हेलो, thorough examination of thorough examination of neurological diseases thorough examination of neurological diseases is very important. There are following methods. There are following methods are used to diagnose the conditions. First में appearance. देखिए, each patient is oriented or disoriented. Each patient is oriented or disoriented. Next point. Body attitude of the patient. Body attitude of the patient. Generally looks postures of the body. Generally looks postures of the body. थर्ड में लिखे पढ़ लेते हैं उसके बाद थर्ड में बिहेव ऑफ द पेशेंट. Behavior of the patient should be noted. Should be noted like euphoric, dysphoric, depressed,
aggressive, etc. Dictionary. Gait of the patient. Gait of the patient should be noted. Is it normal gait or abnormal? Or abnormal like shuffling gait, circumflexy gait, shivering gait, ataxic gait, etc. Appearance खत्म. Next है physical examinations. Physical examination में पहला any wasting of muscles. Second, sensations of the body parts. It is hyperesthesia, hyperesthesia, paresthesia, or aesthesia. Should be noted. Next one. Reflexes are seen like first में corneal reflex, corneal reflex in case of coma,
tendon reflex, in conscious patient, to know in another group, to know the disease is related to upper motor neuron or lower motor neuron. Disease is related to upper motor neuron or lower motor neuron. In in upper motor neuron, in upper motor neurons region, the jerks are exaggerated. But in lower motor neuron region, the jerks are diminished or absent. The jerks are diminished or absent. Commonly, bicep jerk, tricep jerk, brachioradialis jerk, ankle jerk, or knee jerk. Should be tested. Next में examination of Babinski signs. Examination of Babinski signs. क्या देखें after going in upper motor neurons, up going in upper motor neuron regions, comma, down going in lower motor neuron regions. तीसरा examinations of ankle pronus.
examinations of ankle pronus. इसको नेक्स्ट लाइए, muscles power test in case of paralysis. Muscles power test in case of paralysis or weakness. Tested in 6 stages. Tested in 6 stages. पहला में लिखिए 0 ग्रेड, देखिए नो कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा में 1 ग्रेड, देखिए फ्लिकर कॉन्ट्रैक्शन, तीसरा में 2 ग्रेड, देखिए फुल रेंज ऑफ मोशन ROM कर लीजिए, फुल रेंज ऑफ मोशंस in gravity eliminated position. In gravity eliminated position. फोर्थ में 3 ग्रेड, देखें full range of motions with against the gravity. With against the gravity. With card with सूट नहीं करा, full range of motion against gravity with on muscle power. With on muscle power. OWN on मतलब अपना. फिफ्थ में ये ग्रेड 4. देखिए full range of motion against gravity. Full range of motion against gravity with some resistance. With some resistance. फाइव में ग्रेड 5 में full range of motions against gravity. Full range of motion against gravity
with more resistance. अब हेडिंग देना है स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस इन न्यूरोलॉजी. Special investigation in neurology. So पहले लिखिए लंबर फंक्शन टेस्ट. लंबर फंक्शन टेस्ट में ए में लिखे मेजरमेंट ऑफ CSF प्रेशर्स. क्या देखें नॉर्मल प्रेशर्स इज normal pressure is 110 to 150 mm of water, comma the rate of escape is 1 drop per second. ई में लिखे कलेक्शन ऑफ CSF. कलेक्शन ऑफ CSF क्या देखें और नोटिंग इट्स कलर and performing certain pathological tests. Performing certain pathological tests which may reveal presence of blood, comma infections of tumor cells and biochemical test. सेकंड में ये माइलियोग्राफ MYELO माइलियोग्राफ इसमें लिखे it is the study of subarachnoid space
radiographically radiographically by injecting a contrast media iodized white 2 to 10 ml by lumbar puncture. Then radiographs are taken. Then radiographs are taken of the region of obstructions to the flow of contrast medium. To the flow of contrast medium. थर्ड में ये रेडियोग्राफी इसमें लिखें conventional plain radiograph of skull conventional plain radiograph of skull and vertebral column to know any fractures comma narrowing of the vertebral space comma tumor cells etc. Next, cerebral angiography. देखें it is a radiographic demonstrations of the blood vessels of the brain by rapidly injecting a radio-opaque solutions about 10 ml into the carotid or vertebral artery.
followed by serial X-ray photographs, followed by serial X-ray photographs at 1 second interval. Paragraph change. The photographs shows any abnormality of several cerebral blood vessels, its localizations, space occupying lesions, a space occupying lesion like hematoma, tumor, or abscesses should be located. Should be located. खत्म हो गया. नेक्स्ट में एक कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी. कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी ब्रैकेट में सीटी स्कैन. देखिए, it provides tomographic image that means detailed thin cross sections radiographs displayed as a series of sections of head and brain. Sections of head and brain. Paragraph change. In CT scan, a very few narrow beam is rotated around the patient and an
high sensitive and an high sensitive photoelectric cells is substituted from many different angles. And provide three-dimensional data. Provide three-dimensional data with with help of reconstructed process of with help of reconstructed process of computer. किस तरह चेंज हो जाएगा? Bones appear white. Bones appear white, comma. Air-filled cavities appear black. Air-filled cavities appear black. And other brain tissues appears granular. किस तरह का चेंज हो जाएगा? CT scan is useful in detection of intracranial lesion, comma, space occupying lesions, like tumor, hematoma, etc. तो नेक्स्ट में है MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग. मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, MRI. देखिए, it is a diagnostic technique based on radio signal emitted radio signals emitted from resonating atoms within the body. Resonating atoms within the body. A strong magnetic field fields and radio pulse are transmitted.
strong magnetic field and radio pulse are transmitted through the subject. This stimulates the hydrogen atoms within the subject subject to emit radio signals which an image is constructed. रिपीट कीजिए तो सर. हाँ यस, फिर से रिपीट करते हैं. हाइड्रोजन एटम within the subject to emit radio signals from which an image is constructed. These image may be a two-dimensional slice, providing then a type of MRI. Types of MRI. फर्स्ट में लिखिए T1 weighted image. देखें image shows CSF as black and other tissues gray. सेकेंड में T2 weighted क्या देखें it shows CSF as white. And other tissue gray. थर्ड में proton density image. क्या देखें intermediate between T1 and T2. image. खत्म हो गया. नेक्स्ट में ये emission computed tomography. emission computed tomography ब्रैकेट में ECT. क्या देखें it's depend on the emission of gamma rays
from radioactive isotopes. Radioactive isotopes concentrated in the organs. And three-dimensional image is produced. Three-dimensional image is produced. नेक्स्ट में ये न्यूरोफिजियोलॉजी, ये छोड़िए, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी। इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी ब्रैकेट में ईईजी, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी ब्रैकेट में ईईजी, क्या देखें, known as neurophysiology test. Known as neurophysiology test. It determines the pattern of electrical activity of the brain. Electrical activity of the brain. Full stop. Electrical recordings. Electrical recordings of change in electrical potential. Change in electrical potential. Taken by placing electrodes on the skull. It gives information about the functioning of the brain. चेंज हो जाएगा. Abnormality of EEG. Abnormality of EEG is of great value in epilepsy. Is of great value in epilepsy, in locating cerebral tumors. In locating cerebral tumors and cerebral abscesses. And electrically silent cortex. And electrically silent cortex indicates cerebral death. Indicates cerebral death. Last लिखे biopsy. देखिए, biopsy of the nerve and brain tissue. Biopsy of the nerve and brain tissue. And skeletal muscles.
and skeletal methods reveal degenerations, and demyelinations of nervous tissue. Demyelination of nervous tissue, inflammatory or neoplastic tissues. Inflammatory और neoplastic tissues. बस हो गया. कल कोई कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, हम आउट ऑफ लिंक हो गए थे. यस मैं पूछ रही थी. हाँ पूछिए. सर ये पूछ रहे हैं ना कि अभी जो आप पढ़ा रहे हैं तो एग्जाम में इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आएंगे, और आप एक दिन में जितना लिखवाते हैं उतना हम लोग को आंसर देना पड़ेगा एग्जाम में कि उससे कम? नहीं, जैसे एग्जामिनेशन में आपका 3 सेगमेंट में क्वेश्चन आता है ना. एक ऑब्जेक्टिव आता है, एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, और एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है 10 नंबर का. यस सर. जैसे अभी MRI लिखा है या CT स्कैन लिखा है,